केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, उनके रासायनिक सूत्र। जैसा कि मैंने कहा था, किसी भी रासायनिक यौगिक के सूत्र से डायरेक्ट प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट प्रश्न रासायनिक सूत्र से नहीं भी पूछता है तो भी वह प्रश्न किसी न किसी तरीके से रासायनिक सूत्र से रिलेटेड होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, ACF 2017 में विरंजक चूर्ण, जो एक प्रकार का यौगिक है, सिलेबस में दिया हुआ है। विरंजक चूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दी गई थी, है ना। अब किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन स्टेट आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको उसका रासायनिक सूत्र पता होगा या स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी भी हालत में उस यौगिक का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। उसके लिए आप पहले पिछला वीडियो देखेगा, उसके बाद इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे देखिएगा उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, और वो है बेसिक केमिस्ट्री से ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिक केमिस्ट्री से 3-4 प्रश्न जो सिलेबस में नहीं दिए थे वह भी पूछा है, जिसमें से एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे बेसिक केमिस्ट्री का, और वो है ऑक्सीकरण अवस्था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, तो जहाँ कहीं भी आपको इस वीडियो में O.S. दिखाई देगा, इसका मतलब होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। अब आप सुन लीजिए, ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है। किसी भी यौगिक में किसी तत्व के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है, खोया जाता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन खोया जाएगा किसी तत्व के द्वारा, वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ठीक है। या उल्टा कहें, किसी यौगिक में ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अब जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो फिर कंबाइन रूप से अगर बोलें तो किसी यौगिक में अगर कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन खो रहा है, वह भी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, और किसी यौगिक में अगर कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वह भी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। क्लियर है। तो दोनों तरीके से ये हो गया ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन के खोने और इलेक्ट्रॉन के पाने पर डिपेंड कर रहा है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक। अब देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कुछ रूल्स हमको फॉलो करने हैं। ये रूल्स मैं आपको बताते जाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है जानना, तभी आपका किसी यौगिक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलने वाला है। चलिए बात करते हैं रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल नंबर 1 है तत्व की मुक्त अवस्था। अब ये मुक्त अवस्था क्या है, इसको हमको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक। तो समझ लीजिए, फ्री स्टेट या मुक्त अवस्था किसे कहते हैं। अगर वह तत्व अकेले पाया जाएगा, मतलब वह तत्व किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर संयोजित नहीं हुआ है या यौगिक नहीं बनाया है, तो जब तक वह तत्व अकेला है, किसी अन्य तत्व के साथ नहीं मिला है, वह उसकी फ्री स्टेट होती है, मुक्त अवस्था होती है। क्लियर है। तो चाहे फिर वो परमाणु के रूप में हो वह तत्व, या अणु के रूप में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है क्या, कि वह तत्व अकेला होना चाहिए, किसी अन्य तत्व के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तब तक उन सभी तत्वों की अगर वो मुक्त अवस्था में है तो ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। यही कहता है रूल नंबर 1। देखिए, तत्व की मुक्त अवस्था चाहे वो परमाणु के रूप में हो, ये सारे क्या है, परमाणु के रूप में है, ठीक है, परमाणु के रूप में है, एटम्स के रूप में है, ठीक। और जैसा कि आपको पता है, एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो चाहे वो अणु के रूप में हो, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, H2Cl2O2 N2P4S8, मतलब सिंगल तत्व, एक ही तत्व होने के बावजूद ही क्या है, एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हैं, मतलब ये अणु है। क्या है, अणु, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो चाहे परमाणु हो या अणु हो, मुक्त अवस्था में होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं क्लोरीन तो क्लोरीन ही दिखना चाहिए, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही दिखना चाहिए, कोई अन्य तत्व नहीं दिखना चाहिए। एकदम क्लियर है। अब जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है समपरमाणु अणु, मतलब वही है, एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा बनाए गए अणु समपरमाणु अणु कहलाएंगे। क्लियर है पॉइंट नंबर 1। तो इस स्थिति में इन सभी तत्वों की, जब वो अकेले हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य होगी। क्योंकि भाई देखिए, परिभाषा में मैंने क्या बताया था, जो तत्व किसी अन्य तत्व को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, या कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह भी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब जब ये अकेले हैं तो किसे प्रदान करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन, किसी को नहीं प्रदान करेंगे। और जब ये अकेले हैं तो किससे ग्रहण करेंगे, किसी से ग्रहण नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण और प्रदान करने के लिए शर्त ये होती है कि वो किसी अन्य तत्व के साथ संयोजित होना चाहिए, मतलब मिलकर यौगिक बना लेना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चलेगा। एकदम क्लियर। चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सभी यौगिक में -1 होती है।
क्या बोला? सभी यौगिक में, अकेला नहीं बोल रहा है, क्योंकि फ्लोरीन अकेला फिर से अगर मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, तो शून्य होगी। लेकिन जब वो यौगिक बना लेगा किसी भी अन्य तत्व के साथ मिलकर, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो हमने सिर्फ फ्लोरीन का क्यों लिखा, तो सुन लीजिए, फ्लोरीन ही एकमात्र ऐसा आवर्त सारणी में तत्व है जो किसी भी अन्य तत्व के साथ मिलकर अगर यौगिक बना लेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स रहने वाली है, और वो -1 हमेशा। लेकिन बाकी तत्वों के साथ ऐसा नहीं होगा। बाकी तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट यौगिक पर निर्भर करेगी, तो वो परिवर्तित होती रहेगी। लेकिन फ्लोरीन की हमेशा क्या लेना है? -1, हमेशा फिक्स। क्लियर? तो ये आपको सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक और बात, बहुत बढ़िया बात है, उसको नोट कर लीजिएगा। पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसका यूज कहाँ है मैं आगे बताने वाला हूँ, कुछ देर में देखते जाइएगा। थर्ड पॉइंट कहता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, -2 होती है। लेकिन अपवाद क्या है? अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या? ऋण 2 नहीं होगी, ऋण 1 होगी, -1 होगी। तो देखिए, कब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी? जब कभी भी ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में होगा तो -2, परऑक्साइड के रूप में होगा तो -1, ऐसा। अब परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या पहचानना चाहिए हमको। तो देखिए, जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं H2O2 का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मतलब उसमें आपको दिखाई देंगे 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए, साथ ही साथ हर एक ऑक्सीजन के द्वारा या तो हाइड्रोजन के यौगिक या तो कार्बन के यौगिक जुड़े होंगे, या तो सिर्फ अकेले कार्बन या तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे इन दोनों ऑक्सीजन के द्वारा। ये परऑक्साइड होता है, मतलब 2 अणु दिखेंगे, 2 परमाणु दिखेंगे ऑक्सीजन के। एकदम क्लियर? ये परऑक्साइड। इसका ये मतलब नहीं होगा कि CO2 भी परऑक्साइड है, नहीं, ये ऑक्साइड है, ठीक, डाइऑक्साइड है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 2 ऑक्सीजन तो हैं, लेकिन दोनों ऑक्सीजन के द्वारा या दोनों ऑक्सीजन से कोई अन्य तत्व नहीं जुड़ा है, सिर्फ एक ही से जुड़ा है, CO2 कंबाइंड फॉर्म में। एकदम क्लियर? कंडीशन क्या है? दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, ये परऑक्साइड होता है। ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, परऑक्साइड के केस में -1, ये हो गया आपका थर्ड केस अपवाद के साथ में। चौथा पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, +1 होती है, लेकिन जब वो धातु के साथ मिलकर हाइड्राइड बना लेगा, जिसे धातु हाइड्राइड कहेंगे, मेटल हाइड्राइड्स कहेंगे, तब उस केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा अगर मैं कहूँ, देख लीजिए, हाइड्रोजन अगर अधातुओं के साथ मिलकर, नॉन मेटल के साथ मिलकर यौगिक अगर बनाएगा, ठीक है, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होने वाली है। और जब हाइड्रोजन धातु के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा, मतलब मेटल के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होने वाली है। एकदम क्लियर है? ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो धातु हाइड्राइड मतलब कैसे? देखिए, सोडियम है, हाइड्रोजन मिला हुआ है, सोडियम कैसा है? धातु है, ठीक, धातु है। कैल्शियम भी कैसा है? धातु है, ठीक। एल्यूमिनियम भी क्या है? धातु है। ये सब क्या है? धातु हाइड्राइड के एग्जाम्पल हैं। तो इन सभी केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की -1 और अन्य जो ऑक्साइड के केस में वो +1। ये दिमाग में बैठाइएगा आप, ठीक। ये क्या है? सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एकदम क्लियर है सारे पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया चौथा पॉइंट हमारा। अब इसके पीछे रीज़न भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। कुछ पॉइंट नंबर 5 देखिए, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के तत्व जो है, एलिमेंट जो है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 होने वाली है, ठीक है, क्रमशः। जैसे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ए ग्रुप के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उसके लिए +1, और जितने भी एलिमेंट सेकंड ए ग्रुप में आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के आते हैं उनके लिए +2 होने वाली है। फर्स्ट ए में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे तत्व के लिए +1। और सेकेंड ए ग्रुप में क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है। एकदम क्लियर? तो ये पॉइंट अच्छा खासा आपको ध्यान में रखना है और पहचानना भी है कौन कौन से तत्व फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के अंतर्गत आवर्त सारणी में आते हैं। चलिए 6th पॉइंट देखिए, किसी यौगिक में तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग हमेशा 0 होगा, ठीक है। किसी यौगिक में तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग
शून्य होगा। मतलब क्या है, जब कोई, इसमें एक और शब्द है जोड़ लेना आप, उदासीन यौगिक में, किसी यौगिक नहीं, उदासीन यौगिक में, न्यूट्रल कंपाउंड में जोड़ लेना आप उसको। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड लिए हैं, उसमें जितने भी तत्व हैं सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम जोड़ दें तो योग जो है शून्य के बराबर हो जाएगा। सभी की ऑक्सीकरण संख्या जोड़ के बराबर कर देंगे शून्य से, ऐसा प्रश्न हम बनाएंगे। एकदम क्लियर है। ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 6, किसके लिए, उदासीन यौगिक मतलब न्यूट्रल कंपाउंड के लिए शून्य होगा योग, सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग। 7 पॉइंट देखिए, अगर कोई आयन है, अब न्यूट्रल कंपाउंड नहीं, आयन है, या तो कैटायन या तो एनायन, धनावेश या ऋणावेश, तो उस केस में सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम जोड़ेंगे तो शून्य के बराबर नहीं करना है क्योंकि वो आयन है। अब किसके बराबर करना है, तो उस पूरे यौगिक में जो कुल आवेश होगा उसके बराबर करना है। जैसे हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए आयन का एग्जाम्पल है, इसमें क्रोमियम है, ऑक्सीजन है। क्रोमियम और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हम जोड़ेंगे तो बराबर शून्य से नहीं करेंगे, बराबर करेंगे -2 से, क्योंकि इस पूरे यौगिक का जो चार्ज है वो कितना है, -2 है, आवेश कितना है, -2। एकदम क्लियर। और ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसमें सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग किसके बराबर कर देना है, शून्य। ये बोला है पॉइंट नंबर 6 और 7 में। क्लियर, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए, अगर किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को परमाणुओं की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन की, जब वो किसके रूप में है, अधातुओं के साथ है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अकेला नहीं ले रहा हूँ मैं, ये किसी यौगिक के साथ ले रहा हूँ, ठीक है, यौगिक के साथ अगर है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेनी है। लेकिन कहीं पर अगर दिख गया आपको H2, ठीक, तो उस केस में +1 तो एक हाइड्रोजन का है, तो यहाँ क्या लिखा है, 2 हाइड्रोजन, H2 है, तो इसके लिए एक ऑक्सीकरण अवस्था जो एक हाइड्रोजन के लिए था उसको 2 से गुणा कर देना है, सिंपल। 2 हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा, कितना हो जाएगा, धन 2। ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 8, परमाणुओं की संख्या से गुणा कर देना है, क्योंकि हमने जितने भी ऑक्सीकरण अवस्था देखा है वो सिंगल परमाणुओं के लिए देखा हुआ है, एक परमाणुओं के लिए देखा हुआ है। तो इतने रूल्स को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है किसी भी तत्वों की। किसी भी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाती है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी गई थी, तो किसी भी यौगिक का नाम दे देगा, या हाँ नाम दे देगा, सूत्र आपको पता होना चाहिए, और उस सूत्र में किसी एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था आपको पूछ ली जाएगी। एक और रूल ध्यान में रख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्या रोल होता है देखते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, अगर हिंदी में एकदम करें, नहीं तो इंग्लिश में भी आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो एक नोट पॉइंट लिखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट accept electrons from other element। ये नोट पॉइंट लिखना है आपको। मतलब कोई तत्व अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वह दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक। इस नोट पॉइंट को आगे देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, कोई दो तत्व सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ए और बी। मान लेते हैं बी जो है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, मतलब बी की इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता अधिक है ए से। तो अब बताइए कौन किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चूंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बी ए से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये हो जाएगा -1, और इलेक्ट्रॉन चूंकि ए जो है, तत्व ए जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1। ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो जितना प्रदान करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। बी एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि दो, ये डिपेंड करता है बॉन्ड कितना है बीच में। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लियर है, ठीक।
तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, सिंगल बॉन्ड की वजह से हो गया ये -1, और यही -1 बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव, माफ कीजिए, ये जो -1 है ये बी की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और चूंकि ए ने बी को प्रदान कर दिया है, तो प्रदान करने की वजह से देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेश, तो प्रदान करने की वजह से जब प्रदान कर दिया इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाएगा +1, और ए की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1। एकदम क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर्स, डिपेंड करेगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे चलो उसको भी लिख लेते हैं, जैसे बोलूं ए और बी 2 तत्व हैं, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और अब जो है ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए, तो बताइए कौन ले लेगा, ए ले लेगा बी से। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ए के ऊपर आ जाएगा -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, और -2 क्यों है, डबल बॉन्ड के कारण। इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये -2 हो गया, तो ए की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गई, और सेम उतनी ही क्वांटिटी में बी क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 प्रदान कर दिया है बी ने, तो बी की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए अब इतनी बातों को आपने समझ लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बनाते हैं क्वेश्चन। और एक जो मैंने रीज़न आपको बताया था हाइड्रोजन के केस में मेटल और नॉन मेटल के लिए, तो यही रीज़न है। देखिए जब हाइड्रोजन मेटल के साथ मिल जाता है, तो मेटल क्या होते हैं, ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो धनावेश होते हैं, कैटायंस होते हैं, मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है मेटल्स की, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स। तो जब मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उसकी वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 मेटल के केस में। ये रीज़न है। एकदम क्लियर हो गया होगा, आई होप आप सभी को। कोई भी प्रश्न बनेगा अगर आएगा तो वो बन जाएगा, बशर्ते उसका रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं बारी बारी से सभी एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल खुद हाइड्रोजन परऑक्साइड का है, जैसा कि हमने इसे अपवाद के रूप में देखा था। इसमें आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, बारी बारी से हम सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, देखिए जिस भी तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है उसको एक्स अज्यूम कर लेना, क्योंकि मैथ्स में वही करते थे, जो चीज़ हमको नहीं पता होता था उसको क्या अज्यूम कर लेते थे, एक्स अज्यूम कर लेते थे। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, जिस भी तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, फाइंड करनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू में एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड करनी है, तो उसको एक्स मान लेंगे। हाइड्रोजन की पता होनी चाहिए। अब एक और बात, अगर किसी यौगिक में एक आध तत्व की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो बाकी तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो वो पता कहाँ से चलेगा, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर। क्लियर। तो देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है, कब, जब वो अधातु के साथ होगा, लेकिन -1 जब वो धातुओं के साथ होगा। तो +1 देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो हमको ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है वो लेनी है +1। अब चूंकि एक हाइड्रोजन के लिए +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो गुणा कर देंगे किससे, 2 से, जैसा कि हमने रूल देखा था, रूल नंबर 8, परमाणुओं की संख्या से गुणा कर देना होता है, और फिर कर देंगे योग किसके, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के स्टेट के साथ में। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान लिया क्या, एक्स, सपोज, ठीक है, क्योंकि जिसका निकालना एक्स मैंने बोला था। एक ऑक्सीजन के लिए एक्स, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 2x हो जाएगा। एकदम क्लियर है। तो ये हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग, और इसको बराबर किससे कर देना है, 0 से, जैसा कि कहा गया था। क्या कहा गया था, पॉइंट नंबर 6 देखिए, किसी भी यौगिक में तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट का योग 0 होता है, ठीक, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है ये। चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 2 का गुणा धन 1 के साथ, धन 2 हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2, मतलब -1। ये आ गया, प्रूफ हो गया। परऑक्साइड के केस में क्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, प्रूफ हो गया, कैलकुलेट कर लिए। तो अगर मान लो ये पॉइंट नहीं भी पता था तो आप कैलकुलेट कर लेते। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है जो H2O2 लिखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे इसके ऑक्सीजन के कुछ और अपवाद। देखिए मैं और अपवाद बता रहा हूँ। अभी देखिए, अभी तक हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -2 पता है या तो -1 पता है। अब देखिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जो अपने आप में एक यूनिक एग्जांपल है, पहले का ही दूसरा पोर्शन जो लिखा है OF2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, अपवाद है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और देखने को मिलेगी। चलिए फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। चलिए फाइंड कीजिए, जिसकी फाइंड करना है उसको x ले लिया, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट x कर लिया क्योंकि फाइंड करना है, प्लस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमेशा क्या होगी फ्लोरीन की, -1। एक के लिए -1 तो दो के लिए क्या हो जाएगी, -1 का गुणा 2 के साथ, है ना। एक परमाणु के लिए क्या, -1 तो 2 है यहाँ पर, तो गुणा 2 कर दिया, सीधी बात है। और बराबर किससे कर देना है, 0 से, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई आवेश नहीं दिख रहा है यहाँ पर, एकदम क्लियर। सिंपल कैलकुलेशन से x, अब देखिए ऋण 1 का गुणा 2 के साथ, तो 2 एकम 2 होता है, लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये -2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर x इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऐसा कैसे आ गया भाई, तो ऐसा आ सकता है, केमिस्ट्री है, अपवाद बहुत सारे मिलते हैं, और अपवाद से ही प्रश्न पूछा था, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर भी, विरंजक चूर्ण भी एक अपवाद का केस है, वो हम देखेंगे आगे। तो इस डेप्थ में जाता है, तो आपको सारे नॉलेज होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। केमिस्ट्री में इस लेवल का पूछा जाता है, मतलब मैं कहूँ अगर तो गलत नहीं होगा कि थोड़ा नीट के लेवल को टच करता है। ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ना, उसके लेवल को टच करता है थोड़ा सा क्वेश्चन, हालांकि एकदम एडवांस नहीं रहता, बेसिक ही रहता है, लेकिन डेप्थ बहुत है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मिल गई, +2, जबकि हमने अब क्या देखा, -2 और -1 ही देखा था। तो अपने आप में ये यूनिक एग्जाम्पल है, अपवाद है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरा प्रश्न बोलता है KMnO4 के बारे में। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा था, किसी यौगिक में कोई एक तत्व के बारे में पूछेगा, तो चूंकि मैग्नीज का पूछ लिया, तो बाकी जो ये दिख रहा है पोटेशियम और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। मैग्नीज की पूछ लिया, तो देखिए अब इसकी पता होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जितने रूल देखे उसमें K का नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, लेकिन हाँ मैंने एक पॉइंट लिखाया था, पॉइंट नंबर 5 की फर्स्ट है और सेकंड है ग्रुप में, जो भी आवर्त सारणी में रहेंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रमशः +1 और +2 होती है। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप के लिए +1 और सेकंड ए ग्रुप के लिए +2 होती है। तो पोटेशियम किस में आता है, हाँ फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, जिसे हम क्षारीय धातुएं कहते हैं, एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ रहा है फर्स्ट ए ग्रुप में, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाने वाली है +1। रूल के हिसाब से ही किया मैंने, अपने मन से नहीं किया हुआ है, ठीक। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है उसको क्या ले लेते हैं, x, और सबको तो जोड़ना होता है, हमको पता है, तो +x कर दिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाने वाली है, तो देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होने वाली है। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड है ये, परऑक्साइड नहीं है, परऑक्साइड का कंडीशन बता चुका हूँ। तो ऑक्साइड है, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले लेंगे, तो ये -2 ले लिया, लेकिन वो -2 एक ऑक्सीजन के लिए, यहाँ कितना दिख रहा है, 4 ऑक्सीजन, तो गुणा कर देंगे 4 के साथ और बराबर कर देंगे 0 के साथ, क्योंकि जो KMnO4 है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। 1 + x, अब देखिए 4 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा 8, 4 × 2 8, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि एक ऋण था, इज इक्वल टू 0, ठीक। कैलकुलेट कीजिए, -8 में +8 होगा तो क्या होगा, -7, मतलब x - 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 + 7, मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में +7 हो जाएगी। फटाक से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम, माफ़ी कीजिए, थर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं क्रोमियम ऑक्साइड का। थर्ड बोल रहा है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O7-2।
मैं क्रोमियम की बताना है, यहाँ पर लिखा नहीं है ऊपर, तो यहाँ लिख लेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, तो जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लिया, x मान लिया सपोज। चलिए एक के लिए x माना है तो दो क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि Cr2 दिख रहा है। ठीक, जोड़ देंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ऑक्साइड है पर ऑक्साइड नहीं है, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे -2। तो एक के लिए -2, 7 के लिए कितना -2 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो गया क्रोमियम और ऑक्सीजन, दो ही तत्व हैं यहाँ पर, और बराबर कर देंगे किससे, अब बराबर शून्य से नहीं करेंगे, किससे करेंगे -2 से करेंगे, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड का, इस पूरे यौगिक का जो चार्ज है वो -2 है, तो बराबर हम 0 से नहीं करेंगे, -2 से करेंगे। न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, ये आयन है, आयन है। इसके पहले KMnO4 वो न्यूट्रल था, करके शून्य किया हमने। चलिए जोड़िए 2x 7 दूनी 14 और ऋण आ जाएगा, ऋण 14 इज इक्वल टू -2। ठीक, 2x इज इक्वल टू -14, उधर जाके क्या हो जाएगा +14, ऐसा। तो 2x इज इक्वल टू -2 + 14 क्या हो जाएगा +12, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/2। क्लियर है, इज इक्वल टू +6, 2 छक्का 12, ये आ गई x की मान, और x की मान मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर +6 है, Cr2O7 -2 में। अब PO4 -3 ये भी एक आयन है, जिसके लिए आपको कैलकुलेट करना है फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन की तो पता है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आपके भले के लिए अगर पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इस कारण मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आगे बढ़े, तो वो आपका होमवर्क है, क्योंकि बहुत ईजी है, ऐसे ही बनाना है, बहुत ईजिली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला H2SO4 में सल्फर के लिए, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो चलिए फटाफट करते हैं। सल्फर के लिए मान लिया x, क्योंकि इसका फाइंड करना है। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन के लिए होता है दो तरीके से, या तो +1 या तो -1। अब +1 अधातुओं के साथ होगा, नॉन मेटल के साथ, और -1 धातुओं के साथ। डिसाइड कीजिए, हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा है, सल्फर मेटल है या नॉन मेटल है। सल्फर पता होना चाहिए आपको, इतना पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व मेटल होता है, कौन सा नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी आपको किसी भी रूप में याद करना ही पड़ेगा, पूरा आवर्त सारणी, पूरा मतलब जो मुख्य है S और P, साथ साथ में कुछ तत्व डी ब्लॉक के। ठीक है, तो सल्फर नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, तो अधातु होने की वजह से हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 होगी। एक के लिए +1, तो दो के लिए क्या हो जाएगा 2 × +1। एक के लिए +1 तो दो के लिए 2 का गुणा कर दिया, प्लस x सल्फर के लिए, प्लस ऑक्सीजन के लिए बता दीजिए, ऑक्साइड है ये, पर ऑक्साइड नहीं है, ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या -2 होगी। एक के लिए -2 तो 4 के लिए 4 × -2, और बराबर कर देंगे किससे, चूँकि ये आयन नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है, उदासीन यौगिक है, तो 0 से। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 2 × 1 2 प्लस x प्लस 4 दूनी 8, लेकिन ऋण है तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -8 में +2 ऐड करेंगे तो -6 बचेगा, मतलब x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। ये हो जाएगा आंसर, मतलब H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। एकदम क्लियर। अब चलिए बात करते हैं, यह प्रश्न जो ACF 2017 में पूछा गया था, CaOCl2 किसका फॉर्मूला है, विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का, पूछा गया था एग्जाम में, और अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। एक और चीज़ सुनिए ACF का, कि जैसे हमने रासायनिक समीकरण में साम्यावस्था में pH देखा, अम्ल क्षार में pH देखा था, pH मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस pH मान में भी वो एक अपवाद पूछ दिया था, ठीक है, न्यूमेरिकल के रूप में। तो उसमें मैंने आपको बताया था आंसर, उसमें कुछ करेक्शन आएगा जो मैं आपको अगले वीडियो में बता देने वाला हूं, क्योंकि वो अपवाद था।
देखिए अपवाद वाले प्रश्न अगर आप नॉर्मल विधि से बनाएंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन से बनाएंगे तो डेफिनेटली गलत होने वाला है। तो अगर इसको आप नॉर्मल मेथड से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये अपवाद है। ठीक है, देखते जाइएगा कैसे होगा ये अपवाद वाले केस जिसमें Fe3O4 भी आता है और CaOCl2 भी आता है, उसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसका केमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ, केमिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं पहले जो प्रश्न आया है एग्जाम में, CaOCl2 यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। ठीक, अब इसमें आपको पूछ दिया था क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी पूछ दिया था। यह प्रश्न आया हुआ था 2017 में। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अपवाद का केस है तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। कैल्शियम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा एक क्लोरीन और फिर दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्लोरीन। ये इसकी स्ट्रक्चर है, हो गया ना, CaOCl2 ये इसकी स्ट्रक्चर है, ऐसा जुड़ा हुआ है ये ब्लीचिंग पाउडर। तो उसके आधार पर अब निकलने वाला है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखते जाइए कैसे निकलेगा। देखिए पहले कैल्शियम और क्लोरीन की बात करते हैं, दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड होता है किससे, उसका ऑक्टेट अष्टक पूरा हुआ है कि नहीं। ठीक, तो अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से संबंधित होती है बातें। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कैल्शियम के कंपैरिजन में। और चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर लिख देते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मैंने जैसे कि बताया था कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अगर तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके हो जाएगा -1। ठीक, और -1 ही क्यों हुआ, -2 -3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यही तो स्ट्रक्चर का फायदा है, सिंगल बॉन्ड की वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया करके -1, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझ में आई, रीज़न ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक्सेप्ट कर रहा है। और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कैल्शियम क्लोरीन के कंपैरिजन में करके ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कैल्शियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है करके ये हो जाएगा +1 सिंगल बॉन्ड की वजह से। एकदम क्लियर। तो इन दोनों का यहाँ पर डिसाइड हो गया। अब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ देख लीजिए, क्योंकि कैल्शियम सिंगल बॉन्ड से अटैच है किससे, ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिए। पूरे अवर सारणी में जैसे कि मैंने कहा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम मैं बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है। ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो फ्लोरीन के साथ कुछ भी रहे फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा करके -1 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई अन्य तत्व है, फ्लोरीन नहीं है, तो ऑक्सीजन हमेशा एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद नाइट्रोजन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और कैल्शियम में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इसको लिख दिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कितने, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा -1। ये -1 हुआ क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा था, तो प्रदान कौन कर रहा है, कैल्शियम, तो उसकी वजह से ये फिर से क्या हो जाएगा, +1 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। चूंकि ऑक्सीजन -1 है, तो उसके कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो क्लोरीन इसको प्रदान करेगा, फिर से प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया तो नहीं ले सकता, और ले सकता है, क्योंकि ये अलग है ना इसके साथ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी भी है क्लोरीन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन, ये फिर से हो जाएगा क्या, -1, और क्लोरीन चूंकि प्रदान कर रहा है तो ये हो जाएगा +1। क्लियर। तो चलिए जोड़ लीजिए अब किसके पास कितना चार्ज है, जोड़ लीजिए बराबरी से। यहाँ पर बात करें कैल्शियम की, तो देखिए कैल्शियम के पास कितना चार्ज है, +1 और +1, टोटल कुल मिलाकर कितने हो गए, +2। ठीक। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए कितने चार्ज है, -1 एक बार जो कैल्शियम से मिला, और एक -1 जो क्लोरीन से मिला है। ठीक है ना। तो -1 और -1 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, -2। और बात करें क्लोरीन के लिए, तो देखिए क्लोरीन 2 है इधर, एक ऊपर एक नीचे, तो एक क्लोरीन के लिए -1 दिख रहा है चार्ज, और एक के लिए +1 दिख रहा है चार्ज। तो -1 भी होगा और +1 भी होगा। यह प्रश्न आया हुआ था।
ठीक है, तो ऑप्शन में +1 और -1 भी एक ऑप्शन था और वही करेक्ट आंसर होता। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन के लिए -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब इसको अगर वो एक्स वाले मेथड से बनाने जाओगे, अब देखिए यहाँ पर क्या बड़ी बात है, कैल्शियम की तो पहले से पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या, कैल्शियम जो है सेकंड ए ग्रुप का आता है, जिसे क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है ये कैल्शियम। तो डायरेक्ट इसको +2 कर देते हैं, ये ऐसा करने का क्या मतलब था, ठीक है चलो मान लिया। ऑक्सीजन का हमको पहले से पता था कि -2 होगा क्योंकि वो ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर डायरेक्ट -2 कर देते हैं, ऐसा क्यों किया। लेकिन जब इस तरीके से करेंगे और वो जो x मानने वाला योग करके करने वाला मेथड था, अगर उससे करेंगे तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। पहले भी +2 था, अभी भी +2 रहेगा, इस ये -2 था, -2 रहेगा। दिक्कत कहाँ पर आ जाएगी, क्लोरीन के लिए। तो जब कन्वेंशनल मेथड से बनाएंगे, वो जोड़ने वाला एक्स लेके बनाने वाला, उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी पुराने मेथड से। लेकिन अभी क्या आ रही है, -1+1 अपवाद है, तो 0 ऑप्शन में था। तो बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट कर दिया होगा, जिसने सिंपल तौर पे सीखा होगा बिना अपवाद के साथ, तो उनका 0 आ गया होगा आंसर, और वो सही मान रहे होंगे, ऑप्शन में था 0। ठीक है, करके देख लीजिएगा इसको। +2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, +2 -2 कितना हो गया, 0 हो गया। क्लोरीन है तो क्लोरीन इज इक्वल टू 0, यहीं से पता चल जा रहा है यहाँ से। गलत आंसर था, करेक्ट आंसर क्या होगा, -1+1। ठीक है दोस्तों, तो कुछ अपवाद जो मैंने बता दिए, और चूंकि सिलेबस में मेंशन है ये विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक, इस कारण इसे दिया गया था। एक और मैंने एग्जांपल लिखा है Fe3O4, आयरन है, ठीक है, लोहा मतलब अयस्क है ये, तो ऑक्साइड है अयस्क का। तो एक तरीके से लोहा भी आपके सिलेबस में मेंशन है ना, वही वाले चैप्टर में, तो इस कारण मैंने ये एग्जांपल लिख दिया Fe3O4, ये भी अपवाद वाला केस है। आप इसका स्ट्रक्चर पहले पता कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयरन की, या मैंने अंडरलाइन कर लिया, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। ये आपका होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 आपको क्वेश्चन बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप करेंगे, सीखेंगे, आपका फ़ायदा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ डाउट क्लासेस के साथ में, और इस तरीके से मैं रेगुलर आपको वीडियो देता जाऊंगा, पूरा आश्वस्त होकर। किसी भी तरीके से गलत कंटेंट नहीं होगा। अगर कुछ गलती पढ़ाने में हो जाती है, कभी बोलने में गलती हो जाती है, तो उसे निश्चित तौर पे अगले क्लास में सुधार दिया जाएगा या कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी कंटेंट आपको मिलेगा पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट विद अपवाद उदाहरण के साथ सारे तौर पे आपकी टॉपिक्स या सिलेबस कवर होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।